जय हिंद। आज हमारी भारत में राष्ट्रवाद का उदय की चौथी क्लास है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मैं आपके लिए लाने वाला था सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी थी। तो ये टॉपिक आपके लिए कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन, आपका नेहरू रिपोर्ट, फिर गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और साथ में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो इन बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। बाकी बचेगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इनके पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिख कर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। इससे पहले पर डे वाला काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए भैया, तो सबसे पहले हमारी घटना शुरू होती है साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, जिसका गठन किया गया था नवंबर 1927 में। एक भारत सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड बिर्केनहार्ड। ध्यान दीजिएगा, इनका नाम था। इन्होंने ही साइमन कमीशन का गठन किया था। कब? नवंबर 1927 में। किसकी अध्यक्षता में किया था? सर जॉन साइमन। ध्यान दीजिएगा, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, इस कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, किया किस लिए गया था? तो इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं कि जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसे हमने पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा हुआ था ना, भारत शासन अधिनियम आया, तो उसने कहा कि हम लोग इस समय जो भारत में व्यवस्था बना रहे हैं, इसकी 10 साल के बाद चर्चा करेंगे। अर्थात जब ये अधिनियम लागू हो जाएगा तो इसकी 10 साल के बाद हम चर्चा करेंगे कि ये अधिनियम कैसा काम कर रहा है, हमें इसे आगे जारी रखना चाहिए कि नहीं, और आगे नियम कोई बनाना चाहिए कि नहीं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो फाइनली भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, वो लागू हुआ 1921 में। तो अधिनियम लागू होने के 10 साल के बाद से करना था, लेकिन वहां की सरकार जो थी, उसे ब्रिटेन के चुनावों में हारने का डर था। इसीलिए उसने सोचा कि हम अभी इस कमीशन को बना देते हैं। उसका नाम साइमन कमीशन नहीं था पहले, बस उन्हें एक कमीशन बनाना था। याद रखिएगा, साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह बना था, इसीलिए पड़ा इसका नाम साइमन कमीशन। तो सोचिए, 1921 में अधिनियम लागू होता है, 10 साल के बाद कमीशन के गठन का प्रावधान था, अर्थात 1931 में होना चाहिए था। परंतु ये कब हो गया भैया? नवंबर 1927 में ही हो गया। नवंबर 1927 में ही हो गया। क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा ना, ब्रिटेन में उस समय चुनाव होने वाले थे और वहां की पार्टी जो थी हारने वाली थी, इसीलिए उसने अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमारा नाम हो, हमने कमीशन बनाया था, इसलिए उसने कमीशन का गठन करवा दिया जल्दी जल्दी में। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो वो कहानी थी। तो गठन हुआ इसका नवंबर 1927 में। इस कमीशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कोई भारतीय नहीं था। सोचिए, उनको भारत में ही पूरी जांच करनी थी और उस कमीशन में कोई भारतीय था ही नहीं। अर्थात इसे एक व्हाइट कॉलर कमीशन कहा गया, अर्थात अंग्रेजी कमीशन, गोरे लोगों का कमीशन कहा गया। इसीलिए भारतीयों ने इसका तगड़ा विरोध किया। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा भैया ये गलत बात है, आप हमारे यहाँ आ रहे हो जांच करने और हम ही नहीं हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा। तो ये कमीशन जो था, पहली बार भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को भारत आता है, तो जो भारतीय थे इसका विरोध करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भारतीय थे इसका विरोध करने लगते हैं। इसे जगह जगह पर काले झंडे दिखाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जगह जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं और एक नारा दिया जाता है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक।
इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल थे, लाला लाजपत राय, इस विरोध में। तो विरोध जब हो रहा था साइमन कमीशन का, सड़कों पर उतरकर भारी जनता विरोध कर रही थी, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने उन पर क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को कुछ लाठियां मरी थी, लगी थी, कुछ लाठियां लगी थी। उसके बाद वो बेचारे निपट लिए। और लाला लाजपत राय ने मरने से पहले कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी जो है अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। याद रखिए। और हुआ भी वहीं से अंग्रेजी सरकार का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया और अंततः 1947 में भारत देश आजाद हो गया। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सवाल क्या हुआ कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, तगड़ा विरोध किया। जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया, तो भारतीयों ने उसे जगह जगह पर काले झंडे दिखाए, विद्यार्थियों ने इनका तगड़ा विरोध किया, विद्यालयों ने इनका तगड़ा विरोध किया और जगह जगह पर इन्हें काले झंडे दिखाए गए और साथ में इन्हें साइमन गो बैक का नारों से नवाजा गया। वही लीजिए, आपको हम ये नारा देते हैं। लेकिन बात वही है कि क्या कर सकते हैं, अपना नारा देके वो आएंगे, अपना काम करेंगे। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 3 फरवरी को और मार्च तक भारत में रहा और उसने जांच करी, फिर चला गया। उसके बाद पुनः वो कमीशन आया लौटकर वापस अक्टूबर 1928 में और अप्रैल 1929 तक उसने जांच करी, यहाँ रहा और उसके बाद फिर चला गया। तो पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कई बार आया था? 2 बार आया था। पहली बार फरवरी मार्च में, दूसरा बार अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक आया था। ये बात आपके दिमाग में, खोपड़िया में क्यों नहीं घुसनी चाहिए? बोलिए, घुसनी चाहिए ना? ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इस कमीशन के गठन का उद्देश्य, मान लीजिए आपसे पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए, तो पहले आप ऐसे लिखेंगे कि इसका गठन नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। यह 3 फरवरी को भारत आया था और इसका बढ़िया विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसके गठन के उद्देश्य निम्न प्रकार थे, लिखिएगा आप लोग। इसके गठन के उद्देश्य निम्न प्रकार थे। पहला, प्रांतीय सरकारों के कार्यों की जांच करना था कि जो प्रांतीय सरकारें स्थापित करी गई थी वो कैसे कार्य कर रही हैं। प्रतिनिधि संस्थाएं जो बनाई गई थी उनकी समीक्षा करना था कि वो कैसा कार्य कर रही हैं। जो प्रतिनिधि संस्थाएं बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कैसा काम कर रही हैं, इसकी जांच करना इसका उद्देश्य था। भविष्य में अगर हम उत्तरदायी मतलब कि आप कुछ कर रहे हैं तो आप इस चीज के उत्तरदायी होंगे। जैसे कि आप आए स्कूल में, आपने कहा कि सर आज मैं काम करना चाहता हूं कि सारा बेंच निकाल कर इस कमरे की सफाई करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप बेंच निकाल तो रहे हैं, लेकिन अगर बेंच गायब हुआ तो इसका उत्तरदायित्व तो आपको लेना होगा। उसी को बोलते हैं उत्तरदायी। तो ये उत्तरदायी सरकार जो थी उसकी रूपरेखा इनको चेक करना था कि क्या भविष्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए कि न की जाए। अर्थात अगर सरकार कोई गलत काम करे तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये बहुत चोर टाइप का कमीशन था, ध्यान दीजिएगा। अभी इसकी संस्तुतियां देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, इन 3 बातों की इसे जांच करना था। जांच करने के बाद मैंने कहा ना, अप्रैल 1929 तक भारत में रहा था, फिर ये चला गया था। जाने के बाद इसने मई 1929 में, कब भैया, मई 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। पहला नंबर, पृथक निर्वाचन को सुरक्षित रखा जाए। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था कि भैया मुसलमानों को अलग से सीटें दी जाएंगी, महिलाओं को अलग से सीटें दी जाएंगी, सिखों ईसाइयों को अलग से सीटें दी जाएंगी। इसी चीज को बोलते हैं पृथक निर्वाचन, मतलब सबको अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे सीटें आरक्षित होकर आती हैं कि नहीं आती हैं, तो यहाँ पे आरक्षित हो जाता है कि यही आदमी चुनाव लड़ सकता है। प्रधानी में देखिए ऐसा बहुत होता है, एक साल सामान्य आता है, सामान्य में सब लड़ लेते हैं, फिर एक साल कहेंगे SC ST आएगा, फिर कहेंगे OBC आएगा, तो यही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो मान के चलिए इसको आरक्षण नाम दे दिया गया है। उसमें पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था कि वहां पे वही खड़े होंगे, उनके अलावा और कोई रहेगा ही नहीं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, अर्थात एक एरिया ही उनको दे दिया गया था। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा कि भैया पृथक निर्वाचन को सुरक्षित रखो, उसे खत्म मत करो। ठीक है, और भारत में संघीय सरकार की स्थापना करो। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, हर एरिया में हर टाइप के लोग रह रहे हैं, तो एक संघ बनाकर ऐसी सरकार बनाओ कि जो सभी लोग को एक संघ में बांधकर रख सके।
इसीलिए संघीय सरकार की स्थापना कीजिए। आप लोग याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दीजिए। द्वैध शासन का मतलब था दो प्रकार की शासन प्रणाली थी। कुछ काम करने का अधिकार प्रांतों को दिया गया था और कुछ काम गवर्नर जनरल के हाथ में था। तो इन्होंने कहा भैया कि द्वैध शासन को समाप्त करिए और उत्तरदायी एकात्मक सरकार की स्थापना करिए। अर्थात प्रांत में ऐसी सरकार की स्थापना करिए कि वो अकेले ही रहे, उस पर किसी का ज्यादा कंट्रोल ना हो, लेकिन हाँ वो अपने कामों के प्रति उत्तरदायी हो। वो अपने कामों के प्रति क्या हो? उत्तरदायी हो। ठीक है, उसके काम में कोई और टांग ना अड़ाए, लेकिन हाँ गलत काम करेगी तो वो सरकार उसके प्रति उत्तरदायी होगी, बढ़िया काम करेगी तो भी उसका उत्तरदायित्व ही होगा कि आपने ही किया है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उन्होंने कहा कि केंद्र में अभी उत्तरदायी सरकार की स्थापना मत करो, क्योंकि अभी ऐसा समय नहीं आया है कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा सके। केंद्र में एक ऐसी सरकार रखो जो मन में आए कर दे, बाद में उसका कोई उत्तरदायित्व न ले कि हमने गलत किया है इसीलिए हम माफी मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सरकार रखो भी केंद्र में। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये इनकी कुछ बातें थी, ये इनकी चीजें थी। कांग्रेस ने इनका तगड़ा विरोध किया था। तो भैया ये जो बिरकनहार्ड थे ये जोश में आ गए, कहे कांग्रेस से, कांग्रेस वालों तुम लोग बहुत विरोध कर रहे हो और तुम्हारे पास अगर हिम्मत है तो तुम एक संविधान बना के दिखाओ, तुम एक रूपरेखा प्रस्तुत करके दिखाओ कि तुम्हारे यहाँ पे होना क्या चाहिए। तो कांग्रेस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और सरकार ने यह भी कहा भैया कि ऐसा बनाना कि उस पर सभी लोग की सम्मति हो, अर्थात तुम्हारे यहाँ पे जितने दल हैं, जितने नेता हैं, सभी लोग उस पर सहमति प्रदान करें, तभी हम मानेंगे कि हाँ तुमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसे भारतीय संविधान बनाने का प्रथम प्रयास कहा जाता है। उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। क्या नाम था भैया? नेहरू रिपोर्ट। ये कई बैठकों के बाद बनी हुई थी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगस्त 1928 में इसे प्रस्तुत करा गया था। अगस्त 1928 में इसे प्रस्तुत करा गया था और दिसंबर 1928 में कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया था। किसने? कांग्रेस ने, क्योंकि मैंने बताया था ना हर साल दिसंबर के लास्ट में कांग्रेस की बैठक होती थी, तो उसी बैठक में इसको स्वीकार कर लिया गया। ये बात को याद रखिएगा। भारतीयों द्वारा संविधान का सर्वप्रथम प्रयास था ये। इसमें बहुत सारे बातें बताई गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत करी थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसी ने प्रस्तुत करी थी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पापा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई? बातें तो बहुत सारी बताई, लेकिन मैं 2, 4, 5 बातों को लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपके पेपर में आए नेहरू रिपोर्ट तो वही लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनके रिपोर्ट में पहला नंबर क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा, हिंदी में बोलते हैं अधिराज्य। तो डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा का मतलब क्या था कि आप हमें हमारा राज्य सौंप दीजिए, तो हम आपके अंडर में ही रहेंगे, लेकिन आप हमें हमारा राज्य सौंप दीजिए, इसका काम धाम हम करेंगे, लेकिन पूरी तरह से हमारे कर्ता धर्ता आप रहेंगे। मतलब आप हमारे सरकार मत चलाइए, सरकार और सब हमको चलाने दीजिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा, सरकार हमको चलाने दीजिए, बस आप उसके हेड रहिएगा ऊपर से। इसी को कहा जाता था डोमिनियन स्टेट्स, और हम सबको वही अधिकार दीजिए जो आपने अपने अन्य डोमिनियन स्टेट्स राज्यों को देकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा कहा। ये ऐसा नहीं किया कि हमारा देश छोड़कर चले जाइए, कहे नहीं आप रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा देश है, हमको चलाने दीजिए, आप ऊपर से रहिए, एकदम ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते थे डोमिनियन स्टेट्स। तो इनका लड़का जो थे भैया जवाहरलाल नेहरू, गुस्सा आ गए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए कि सब लोग बात कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए कि सब बकवास का बात कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं, हम नहीं मानेंगे इस बात को। साथ में उनके सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध करना शुरू कर दिया, याद रखिएगा। और इन लोगों ने बाद में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत करी। पूर्ण स्वराज, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहने, भाग जाओ यहाँ से पहले तुम। ध्यान दीजिएगा, ये नियम लगाया इन्होंने। ठीक है, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात करी थी, और साथ में कहा कि भैया पृथक निर्वाचन समाप्त करो।
अर्थात जो तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अलग अलग निर्वाचन दे रहे हो, इसको समाप्त करो, एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू करो, अर्थात सबका एक साथ निर्वाचन होगा। हाँ, जहां पर मुस्लिम लोग कम है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है, वहां उनको आरक्षण दे दो। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मुस्लिमों की संख्या कम है, वहां उनको आरक्षण दिया जाए कि वहां से कोई मुस्लिम प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता है और वोट उसको सब लोग देंगे, वोट उसको सब लोग देंगे। लेकिन हाँ, जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं वहां उनको आरक्षण मत दो, वहां उनका पृथक निर्वाचन मत दो, वहां सबको लड़ने दो। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये बातें इन्होंने कही। फिर उसके बाद केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो। उधर इन्होंने कहा था भैया कि राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, लेकिन केंद्र में मत करो। इन्होंने कहा भैया केंद्र और राज्य दोनों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दो, और जो केंद्र वाला है उसे 2 सदनों में बांट दो, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। लिख लीजिएगा नाम, केंद्र वाले को 2 सदनों में बांट दो, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद राज्यों का जो स्थापना है वो भाषाई आधार पर करो, ऐसा मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में कहा गया था। राज्यों की जो स्थापना है वो भाषाई आधार पर करो, ये बात को ध्यान में रखिएगा। भाषाई आधार पर कहने का मतलब है कि मान लीजिए पूरा भारत है इस तरीके से, तो इसमें ये एक ऐसा एरिया है जहां पे लोग तेलुगु बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ के लोगों को एक अलग राज्य दे दो। यहाँ के लोग मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों को एक अलग राज्य दे दो। यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं, इनको एक अलग राज्य दे दो। समझ रहे हैं आप? तो ये था, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना करो, ठीक है। उसके बाद हमारे जो नागरिक हैं उनको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये, उनको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करो। ऐसा किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में कहा था, जो कि अगस्त 1928 में आई हुई थी, ठीक है भैया। अब सबसे ज्यादा मिर्चा किसको लगा ना? मुस्लिम लीग को। किसको लगा? मुस्लिम लीग को। क्यों? क्योंकि ये लोग तो भैया पृथक निर्वाचन चाहते थे। पृथक निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं क्या? बताइए। पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन जो था उसका मतलब था कि मुस्लिमों को एक अलग से क्षेत्र दे दिया जाएगा, इस क्षेत्र में मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा, वहां कोई और नहीं जाएगा। यही था पृथक निर्वाचन, ध्यान दीजिएगा। तो मुस्लिम लीग तो खुश ही थी भैया कि हमको मिल रहा है, लेकिन मोतीलाल नेहरू का नाना हम इसका विरोध करते हैं। तो भैया मुस्लिम लीग का हम तुम्हारी रिपोर्ट पर भी विरोध करते हैं, हम मनवाई नहीं करेंगे, जाओ भाड़ में जाओ तुम। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग ने इस रिपोर्ट का विरोध कर दिया। हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इन्होंने कहा जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को सुरक्षित रखा जाए। तो हिंदू महासभा ने कहा भैया तुम पागल होगल हो का, हम लोग को नहीं देख रहे, हमारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो। इसलिए हिंदू महासभा ने विरोध कर दिया। बाकी ये दोनों लोग काहे विरोध कर रहे थे कि भैया पूर्ण स्वतंत्रता मांगो ना, ये डोमिनियन वाला मांग के क्या करोगे? हैं, देने को दे दिए, फिर ऊपर फिर दबाने लगेंगे, क्या कर लोगे? इसीलिए इन लोगों ने भी विरोध किया था इसका, ठीक है। तो पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट क्या था, कब आया था, इसकी प्रमुख बातें क्या थी, किन किन लोगों ने इनका विरोध किया था, ठीक है ना। फिर भी इन सब विरोधों के कारण, विरोधों के चलते हुए आगे जाके कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया अपनी दिसंबर 1928 की बैठक में। परंतु भैया सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा जब तुम सभी लोग अपने आप में सहमत नहीं हो तो हम इसे कैसे मान सकते हैं, अर्थात तुम्हारे संविधान को हम पूरे भारत में कैसे लागू कर सकते हैं जिसको तुम्हारे देश के लोग ही नहीं मान रहे हैं। अब सोच लीजिए, हमारे देश में खुद ही बेचारे नल्ले आदमी पड़े हुए थे, तो अंग्रेज चाहते ही थे जब तक ये लोग अलग अलग रहेंगे तभी तक तो हमारा खर्चा पानी चलता रहेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। न ये लोग कभी एक हुए न अंग्रेज गए, ये बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये इनकी कहानी हो गई। टोटली आपका किसकी कहानी हो गई भैया? नेहरू रिपोर्ट की कहानी हो गई। अब नेहरू रिपोर्ट के बाद कहानी आती है आपकी लाहौर अधिवेशन की। किसकी कहानी आती है भैया? लाहौर अधिवेशन की कहानी आती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लाहौर अधिवेशन की कहानी आती है। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? दिसंबर 1929 में हुआ था। ये आपके लिए भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर चाहिए तो आप इसको नोटेड पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो उस समय भैया पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सब एक ही था ना, ध्यान दीजिएगा। तो लाहौर अधिवेशन लाहौर में हुआ था दिसंबर 1929 में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ध्यान दीजिएगा, वो जो था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में था, 28 वाला मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। और ये हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
और इसी बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई और इसके प्रस्ताव को पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस बैठक में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पेपर में आता है आपके कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत करी गई थी या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कहां पर? लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। और यहीं पर निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे भैया? 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बन के लागू हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी, इसीलिए हम लोग गणतंत्र अपने आप को घोषित करेंगे 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अन्यथा हम लोग 2 महीना पहले ही गणतंत्र हो गए होते। लेकिन ये 1929 की कहानी जो है ना, उसी से थोड़ा सा मामला बदल गया था, ठीक है ना। तो इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया? लाहौर अधिवेशन में लिया गया। किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या किया उसी दिन, चूंकि इनका अधिवेशन दिसंबर के लास्ट में ही होता था ना, तो 31 दिसंबर 1929 को ही 31 दिसंबर 1929 को ही ये लोग जाते हैं रावी नदी के तट पर। कहाँ जाते हैं भैया? रावी नदी जो है आपका वहीं पे थी, पंजाब प्रांत में रावी नदी, वहीं पे ये जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, ये सब नारे लगाते हुए रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराते हैं। क्या फहराते हैं भैया? तिरंगा फहराते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तिरंगा किस नदी पर फहराया गया था? रावी नदी पर। कब फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। और बाद में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कहानी थी टोटली आपका लाहौर अधिवेशन की। तो कहानी कैसे चली गई? क्योंकि इधर से इन्होंने माना नहीं, विरोध किया। विरोध करने के बाद हम लोग लाहौर अधिवेशन में पहुंचे। क्योंकि देखिए यहाँ पे JL नेहरू ने विरोध किया था ना। किस चीज का विरोध किया था? ये जो डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे ना मोतीलाल नेहरू, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा भैया पूरी स्वतंत्रता लो ना। उन्होंने कहा पूरी स्वतंत्रता लो, आधा तिहाई स्वतंत्रता लेने का कोई मतलब नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। किसकी मांग करी भैया? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंफर्म बातें हैं इतनी? चलिए, तो ये बात आपका कंफर्म हो गई होगी आपको। अब एक कहानी हुई कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, इन सब बातों के होने के कारण, उसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, कैसे शुरू हुआ था, पूरे कारण कल देखेंगे। फिलहाल की मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो एक भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। क्या नाम था भैया उनका? लॉर्ड इरविन। इन्होंने कहा कि भैया देखो, हम लोग चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? कि भारत में आगे की दिशा दशा कैसी होनी चाहिए, आगे की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, यहाँ का शासन किस हिसाब से बनाया जाए। इसके लिए चलो हम लोग लंदन में, कहाँ पे भैया? लंदन में एक गोल मेज पर बैठकर बात करते हैं और उसका नाम देंगे गोल मेज सम्मेलन, अंग्रेजी में राउंड टेबल मीटिंग। क्या बोलेंगे? राउंड टेबल मीटिंग, ठीक है। तो राउंड टेबल मीटिंग जो थी पहली बार बुलाई गई 12 नवंबर 1930 को। कब बुलाई गई भैया? 12 नवंबर 1930 को। उस समय भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अर्थात हम आपकी बात की अवहेलना करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इन लोगों ने सोचा था भैया हम बुला रहे हैं इंग्लैंड में सबको, सब लोग आएंगे, बैठ के बातचीत करी जाएगी और आगे की रूपरेखा तैयार करी जाएगी। लेकिन कांग्रेस जिद्दी, कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि हम जाएंगे नहीं इसमें, हम जाएंगे नहीं इसमें। तो कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में गई ही नहीं। इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम, जो वहां के भैया राजा थे, और अध्यक्ष मैकडोनाल्ड ने किया, जो प्रधानमंत्री थे। ध्यान दीजिएगा। तो अध्यक्षता की वहां के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने, और जॉर्ज पंचम ने वहां पर क्या किया भैया? उसका उद्घाटन किया। कब हुआ था ये? 12 नवंबर 1930 को। भाग लिया 87 लोगों ने। सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। राउंड टेबल मीटिंग कही गई थी क्योंकि गोलमेज के चारों ओर सबको बैठाकर बात करी गई थी इसमें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आती है कहानी दूसरे की। जब पहले में कांग्रेस नहीं गई
तो पहला गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त कर दिया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त कर दिया गया। फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि भैया जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक कोनो महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए एक जुगाड़ करो, कांग्रेस को शामिल करो। किसको शामिल करो? कांग्रेस को शामिल करो। और भैया हमारे गांधी जी उस समय जेल में बंद थे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जेल में बंद थे। क्यों? क्योंकि वही असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के कारण सबको पकड़ पकड़ जेल में ठूंस दिया गया था। ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक इसका कोई मजा नहीं आने वाला है, मतलब खेल में मजा लाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने खेल खेलना शुरू किया और क्या कहा कि भैया अब सबको छोड़ा जाए। तो छोड़े जाने के क्रम में इन्होंने पकड़ा किसको? इन्होंने पकड़ा था जो गांधी जी को, उन्हें 25 जनवरी को छोड़ दिया, रिहा कर दिया उन्हें। किसको? गांधी जी को 25 जनवरी, भैया 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद ये जो भैया वायसराय इरविन थे, इन्होंने गांधी जी से बात करना शुरू किया, गांधी जी से बात करना शुरू किया। ठीक है ना। तो फरवरी में इन दोनों लोगों की बातचीत शुरू होती है और 15 दिन की एक लंबी वार्ता चलती है। कितने दिन की? 15 दिन की एक लंबी वार्ता चलती है और अंततः 5 मार्च 1931 को लंदन में, 5 मार्च 1931 को लंदन में इन दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। वो 15 दिनों की लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को लंदन में इन दोनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है, जिसे आज भी गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली थी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसे दिल्ली समझौता भी कहा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में महात्मा गांधी और इरविन के बीच लंबी वार्ता के बाद हुआ था। इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। इसके प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार थे। पहला नंबर, राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं रहे होंगे, अर्थात ऐसे लोगों को जो हिंसात्मक गतिविधि में शामिल थे और उन्हें पकड़ा गया होगा, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जो हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं थे, उन्हें वैसे पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, हम सब उन सबको छोड़ देंगे, हम उन सबको छोड़ देंगे। पहले ही समझौते की बात यह थी। ठीक है। फिर सरकार द्वारा जब्त की गई भूमि को वापस कर देंगे, अर्थात हम लोगों ने जो जमीनें जब्त करी हैं इस असहयोग आंदोलन के समय में, हम उसको वापस कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? इसको वापस कर देंगे। ऐसा किसका कहना था? इरविन का, जो उस समय ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे वायसराय के रूप में। ठीक है। तो दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात यह कही कि जो हमने आपातकालीन अध्यादेश लागू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, हम उसको वापस लेते हैं। अर्थात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हमने जो अध्यादेश पारित किया था, इनको पकड़ के जेल में डाल दो, अगर कोई बोलता है तो उसको दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये जो बातें हमने अध्यादेश में पारित करी थी, हम उसको वापस लेते हैं, हम उसको वापस लेते हैं। चौथा समझौता क्या था कि भैया कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगी। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यह बात याद रखिएगा। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कहा गया कि भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दो? स्थगित कर दो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और जो सरकार जुर्माने की वसूली कर रही थी, या आपने सरकारी चीजों का जो नुकसान किया उसका जुर्माना वसूलिए, सरकार ने कहा हम इसको भी बंद कर देंगे। सरकार ने कहा हम इसको भी बंद कर देंगे। और साथ में एक अनसुनी बात भी सुन लीजिए, गांधी जी ने इसी समझौते में वहां पर मांग करी थी ब्रिटिश सरकार से कि जो हमारे देश में पुलिस ने अत्याचार किए हैं इस आंदोलन के समय, उसकी जांच की जाए। लेकिन सरकार ने इसे मना कर दिया। सरकार ने कहा ना ना ना, हम नहीं जांच करेंगे। क्यों? मालूम था उन्हें पुलिस ने अत्याचार किया हुआ था। और साथ में सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्हें कब फांसी हुई थी जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु।
ठीक है ना। भगत सिंह, लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। महात्मा गांधी ने बात करी थी वहां पे, उन्होंने कहा था कि भैया ये भगत सिंह को भी छोड़ दिया जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा ना भैया ये हिंसात्मक गतिविधि में शामिल हैं, और आप बताइए, आप अहिंसा के पुजारी हैं और आप हिंसा को बढ़ावा देंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसा करके आया है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी बेचारे चुप, क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे ना, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश सरकार ने उनकी ये मांग नहीं मानी थी, लेकिन हाँ गांधी जी ने बेचारे ने बात करी थी कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो सरकार ने दो बातें नहीं मानी, उन दो बातों को समझौते में शामिल नहीं किया गया। कौन सी? पुलिस के अत्याचार की जांच और भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका टोटली गांधी इरविन समझौता। अब इस गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था, और वहां पे आप देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अब शुरू होता है। वहां पे 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हो गया और लंदन से भारत आए गांधी जी, तो गांधी जी ने कहा भैया देखो, अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी स्थगित करते हैं, रोक देते हैं। अब हम जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, फिर वहां जैसी बातचीत होगी उसके बाद हम आएंगे, तब आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है ना। तो गांधी जी बेचारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय भी गए थे इनके साथ में, याद रखिएगा। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन चला हुआ था 1931 में। देखिएगा, पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ। कब से कब तक? 7 सितंबर से 1 दिसंबर, काफी लंबा समय था भैया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वाह 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 वाह, 3 महीना तक। तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन चला था। कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था महात्मा गांधी ने, और महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने वहां कुछ मांगे रखी थी जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गांधी जी रुष्ट हो गए, और फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गया, और गांधी जी वहां से वापस लौट आए और उन्होंने कहा, इस सब तो हमको चूरन दे दिए जी, ले आओ फिर सविनय अवज्ञा शुरू किया जाए। तो फिर से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। याद रखिएगा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन ना 2 चरणों में चला हुआ था। पहली बार 6 अप्रैल 1930 से जब शुरू हुआ तो 1931 में मार्च तक चला था, लेकिन मार्च में जब गांधी जी आए तो स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर जब दिसंबर में गांधी जी वापस आए ना, फिर दिसंबर में कहे फिर शुरू कर। ये सब पगलवा दिए हमको, वहां जाने के बाद चूरन दे दिए हैं। ध्यान देना इस बात को, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा, चर्चा हम लोग कल करेंगे उसकी पूरी विस्तार पूर्वक, ध्यान दीजिएगा। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए वापस आए और फिर से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। फिर समय आता है 1932 का, 17 नवंबर से 24 दिसंबर, ये हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार करा। कांग्रेस के बाकी यहाँ से अभी नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे, अब खेल खत्म कर इसका। और ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी थी, उसने भी इसका विरोध किया, कहा इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बकवास कर रहे हैं, गोलमेज पे बैठ के खाली ठूस रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी और लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसमें केवल 46 लोग भाग लिए थे। देखिएगा, पहले में 87 लोग थे, इसमें केवल 46 लोग थे। दूसरे में मैंने एक जगह सर्च किया तो 31 लोग दिखा रहा था, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं लिख के नहीं लाया इसको, ध्यान दीजिएगा। तो अगर न कुछ हो तो 31 याद कर लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर दलितों और शोषितों के प्रतिनिधि के रूप में, दलित व शोषित के प्रतिनिधि के रूप में तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला बंदा था कौन? भीमराव अंबेडकर। किसके प्रतिनिधि के रूप में? दलितों और शोषितों के। भारत में दलितों पर इतना अत्याचार होता है, शोषित किया जाता है उनको, हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, हम उनको इस शोषण से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी टोटली कहानी थी। कहां से कहां तक चली कहानी हमारी भैया? 1927 से शुरू होकर 1932 तक कहानी चली। इसी बीच में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसकी चर्चा करने का मतलब था मुझे एक अलग से बोर्ड भरना पड़ता, जो कि भैया हमारे पास था नहीं, इसीलिए
मैंने आज की क्लास में इतना ही लाना जरूरी समझा था। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास एकदम आपको टनाटन लगी होगी, मजे से समझ में आई होगी। और आप मुझे एक बात बताइएगा, दूसरका गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था ना, महात्मा गांधी बेचारे धोती पहन के गए थे, तो वहीं पर एक आदमी था, उसने कहा था गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर कहा था। किसने कहा था जरा आप लोग इसे सर्च करके बताइएगा मुझे, और कल मैं आपको इस चीज को बताऊंगा किसने कहा था, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज की कहानी हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भैया, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जाते आते एक बार फिर से मैं इनकी डेट को रिपीट कर देता हूं। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठित हुआ था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। 3 फरवरी को भारत पहली बार आया था, इसका तगड़ा विरोध हुआ था साइमन गो बैक के नारे से। इसी में किसको लाठी लगी थी जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी मई 1929 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई? मई 1929 में, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका विरोध करने के कारण जो बिर्केनहार्ड थे उसने कांग्रेस को चैलेंज किया था। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, जो कि अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी भैया? अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी, जिसकी कुछ मांगे निम्न प्रकार थी। इसकी पहली मांग का विरोध इनके खुद के पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और साथ में सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, और जब 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित कराया, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। साथ में 31 दिसंबर 1929 को पंजाब में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और नारे लगाए गए, इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम, ठीक है ना। 5 मार्च 1931 को लंदन में गांधी इरविन समझौता होता है, जिसका नाम था दिल्ली समझौता। कुछ बातें यहाँ पे थी, मैंने आपको बोल के बता दी हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 से 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। था एक ही, उसके 3 भाग थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। पहला जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा जो हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को, तीसरा जो हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त भैया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर करना और एक बढ़िया सा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।